नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 19 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले जीएसटी रिफॉर्म से सबका मुंह मीठा होगा। स्वदेशी सामानों पर दिया जोर, कहा वो सामान खरीदे जिसमें देश के लोगों का पसीना लगा हो। ट्रंप का H-1B वीजा बम हुआ। फर्स्ट 24 घंटे में ही अमेरिका ने लिया यू टर्न। व्हाइट हाउस को देनी पड़ी सफाई। फीस सिर्फ एक बार लगेगी। पुराने वीजा होल्डर्स को बड़ी राहत। वोट चोरी पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। एसआईटी करेगी आनंद विधानसभा मामले की जांच। राहुल गांधी ने लगाया है बड़ा आरोप। अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है बिहार चुनाव का ऐलान। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। अब तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली, मचा भयंकर बवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा पर पूरी दुनिया की नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर महासभा को करेंगे संबोधित। ट्रंप जेलेंस्की की भी होगी मुलाकात। साथ ही लंदन पहुंचे शहबाज शरीफ करने लगे दोस्ती की बात। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने आज शाम 5 बजे देश के नाम अपना संबोधन दिया। 19 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने जीएसटी सुधार पर बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म है। देश की जरूरत के हिसाब से हमने रिफॉर्म किया है। ये सुधार भारत के विकास की कहानी को गति देंगे, व्यापार को आसान बनाएंगे, निवेश को अधिक आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में समान भागीदार बनाएंगे। पीएम ने कहा कि हम नागरिक देवो भवो के जिस मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं उसकी साफ झलक इन जीएसटी रिफॉर्म में दिख रही है। विकसित भारत के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना होगा। साथ ही पीएम ने कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक बने। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं। वाकई में सरकार की तरफ से तो जीएसटी रिफॉर्म जो किया गया वो बहुत बड़ी राहत है। कल से क्या क्या बदल जाएगा सर? देखिए, बदलना तो है ही, लेकिन चरित्र नहीं बदल रहा विपक्ष की। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबका मुंह इन त्योहारों पर मीठा होगा, लेकिन ये भूल रहे हैं कि मुंह में गुड़ डालने से मुंह मीठा नहीं होता। मुंह का अपना भी जीवा का स्वाद होता है, जो कड़वा हो चुका है विपक्ष में बैठी हुई इन पार्टियों के नेताओं की। तो इसलिए इन्होंने पूरे देश को राहत दी, लोगों को राहत दी। यहां खाने पीने का सामान से लेकर जरूरी उपयोग के सामान तक सब सस्ते हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक उत्साह है खरीदारी के लिए। ये देखिए कितनी बेहतरीन स्ट्रेटजी है प्रधानमंत्री मोदी की कि पूरी दुनिया की नजर अभी भारत के ऊपर है कि भारत कैसी प्रतिक्रिया करता है अमेरिका के टैरिफ का। और प्रधानमंत्री मोदी मार्केट के सर्कुलेशन के लिए जीएसटी रिफॉर्म लाते हैं और त्योहार से पहले ये घोषणा करते हैं। उसके बाद लोगों में इस बात का इंतजार है कि कल से अपने बैंक अकाउंट को खाली करो, जितनी खरीदारी हो कर सको वो कर लो और मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। मार्केट की स्थिति अच्छी होगी तो फिर अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो ये सारे रिफॉर्म तरीके और बेहतर तरीके से लोगों के सेंटीमेंट को समझना, यही तो प्रधानमंत्री मोदी की एक बेहतर रणनीति है, जिसके कारण ये राहुल गांधी समझ नहीं पाते कि लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता कैसे है, लोग इनको क्यों पसंद करते हैं। और यही पसंद जो है आगे जाकर वोट में कन्वर्ट होता है तो ये लोग कहेंगे वोट चोरी कर लिया। अरे भाई, दिल चोरी किया है तो वोट तो अपने आप मिल जाएगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे अवसर का इस्तेमाल हमेशा करते रहते हैं। बिल्कुल। अब बात H-1B वीजा फीस को लेकर ट्रंप के यू टर्न की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आईटी सेक्टर में हलचल मच गई है। ट्रंप के नए नियम के तहत अब H-1B वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए का शुल्क देना होगा। पहले ये शुल्क $2000 से $5000 के बीच था। ट्रंप के इस वीजा बम को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गया। विपक्ष मौका देखकर राजनीति भी करने उतर गया। पर अब वीजा फीस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि H-1B वीजा पर लगाई गई भारी भरकम $1 लाख सालाना फीस सिर्फ एक आवेदन पर लागू होगी। जो लोग पहले से
H1B वीजा पर काम कर रहे हैं उन्हें अमेरिका छोड़ने या दोबारा लौटने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये नियम केवल नए आवेदनों पर लागू होगा। सर, ऐसा क्या हो गया कि व्हाइट हाउस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी? देखिए, समस्याएं पैदा हुई, इसने अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद जब कुछ आंकड़े सामने आने लगे तो फिर ट्रंप उसी तरह से घिरते नजर आया जैसे टैरिफ के ऊपर घिर रहा था। टैरिफ पर भी ऐसा ही हुआ था। पनिशमेंट टैरिफ भारत के ऊपर 25% लगाया, बोला कि रूस से तेल खरीद रहा है, और वही टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ चीन पर नहीं लगाया तो लोग सवाल करने लगे, चीन तुम्हारा इतना बेहतर दोस्त कैसे हो गया? अगर पनिशमेंट टैरिफ लगाना है तो मेरे ऊपर भी लगाओ, तो उसके ऊपर भी लगाओ। तो यही बात, ये रातों रात जो आंकड़े सामने आने लगे, इसने टाइम नहीं दिया। 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ये कोई सामान्य चीजें नहीं है। तो इसलिए कियोस्क पैदा हुआ, आंकड़े फटाफट दिखने लगे, और उसके बाद कहा जाने लगा कि देखो, अगर वन टाइम ये $1 लाख की फीस रखते हो और हर साल $1 लाख की फीस रखते हो, ये दोनों में बड़ा अंतर है। अभी आपने जो कंफ्यूजन पैदा किया है, इसके कारण लोग अगर अमेरिका छोड़कर जाने लगेंगे और विदेशी कंपनियों ने ये समझ लिया कि ये लोकल को रखने के चक्कर में हमें करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है, तो एकाएक शट डाउन कर देगा। और जैसे ही शट डाउन होगा, वैसे ही अमेरिकन्स, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जिसके लिए बोल रहे हो कि नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वो सारे सड़कों पर आ जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा और उसके बाद तालाबंदी शुरू होगा। तो फिर आप व्हाइट हाउस में नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक साथ कम से कम 10 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे। और अभी जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उसका परिणाम आप देख ही रहे हो कि कितने देशों में कैसे आंदोलन चल रहे हैं। इसलिए रातों रात इन लोगों ने सोचा, नहीं, अब इस पे क्लियरिटी की जरूरत है, और क्लियरिटी के नाम पर ये सारे प्रावधान बताया कि नहीं, एक बार की बात है और री एंट्री के लिए नहीं है, न्यू पिटीशन के लिए है, ताकि स्थिरता बरकरार रहे। और बाद में धीरे धीरे, जैसे टैरिफ पर यू टर्न ले रहा है, वैसे ही इस पर भी यू टर्न लेगा। बिल्कुल। अब बात राहुल गांधी के वोट चोरी एजेंडे की। राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर कहा है कि 2023 के चुनाव के दौरान कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे थे। अब राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर कर्नाटक की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आलंद वोटर फ्रॉड मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि सीआईडी करेगी। एसआईटी में पुलिस अधीक्षक स्तर के 2 अधिकारी सैदुल अदावत और सुभविता शामिल है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह जांच आवश्यक है। सर, राहुल गांधी के पास तो कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अब ये एसआईटी की जांच क्यों, क्या हो जाएगा? देखिए, अगर राहुल गांधी पहले ही बता चुके हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो गलतियां हुई, गड़बड़ियां हुई, या चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं कि वोट डिलीट जो किए जा रहे हैं, उसके आधार पर हम केवल क्रिमिनलिटी साबित करना चाहते हैं, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम इसके खिलाफ कोई एविडेंस एक्स्ट्रा नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मांग नहीं करेंगे कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, हम केवल ये बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जब लोगों तक बात पहुंचानी है, तो एसआईटी पे इतना समय और पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, संसाधन बर्बाद क्यों कर रहे हो? सीआईडी ने जांच करने की बात की, ये 2023 में एफआईआर दर्ज हो चुका था। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये आनन फानन में, जब इनको पता चला था कि हम वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, तो उसके बाद 21 फरवरी 2025 को ये चिट्ठी लिखना सीआईडी ने शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे पास तो कुछ सबूत होने चाहिए। ये देखिए, ये सबूत क्रिएट कर रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं कर रहे, बल्कि सबूत क्रिएट करते हैं कि आगे अब क्या करना है, आगे अब क्या करना है। तो आगे करने के लिए इन्होंने एक एसआईटी बना दिया कि एसआईटी कुछ जांच करेगी और उसमें 2-4 ऐसे परिवार को पकड़ा जाएगा जो कहे कि नहीं नहीं, हम आरोप लगा रहे हैं, हमारा वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ और उसमें हमारी भूमिका नहीं थी, किसी और ने करवा दिया। जैसे कि ये बिहार गए थे और रेनी देवी को सामने ले आए, कहे कि नहीं नहीं भाई देखो, इसके पूरे परिवार का वोट कट गया है। अगले दिन ही पता चला कि वही प्रेस के सामने कह रही है कि नहीं नहीं, हमारा पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम है। ये हमें बरगलाया गया था, झूठ के सबूत दिखाए गए थे, लेकिन इनको पता नहीं है कि आज मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी
फर्जीवाड़ा आपकी छुप नहीं सकती। तो इसलिए एसआईटी जांच एक नए सबूत क्रिएट करने की कोशिश है, समाधान की कोशिश नहीं है। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार की राजनीति में अब चुनावी हलचल तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से अक्टूबर के पहले वीक में किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव को लेकर हर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इस चुनाव को लेकर एनडीए ने खास रणनीति तैयार की है। बीजेपी जेडीयू के बीच में सीट बंटवारे का खाका तैयार हो चुका है। सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नवरात्र के पावन अवसर पर घोषित किया जा सकता है। तो वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। ताजा मामला उनके वैशाली के एक जनसभा से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी फिर से की गई। इस मामले में तेजस्वी और आरजेडी समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को धोखाधड़ी आधारित राजनीतिक स्टार्टअप बताए जाने का मामला भी तुल पकड़ता जा रहा है। सर, अब तो कभी भी और बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, अभी तो चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट के लिए लगभग चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होना है। उसके बाद 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसकी तारीख निर्धारित की गई है कि जब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगा उसके बाद 7 अक्टूबर को हम इसके बारे में सुनवाई करेंगे। और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां उसके खिलाफ गई है उन सबको 1 सप्ताह का मौका दिया गया है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच जब फाइनल वोटर लिस्ट है आपके सामने, तो उसके बाद आप सबूत लेकर आइए सुप्रीम कोर्ट में कि इतने लाख वोटर फर्जी तरीके से हटाए गए। ये तो 65 लाख की लिस्ट है कि 65 लाख वोटर हटाए गए हैं। अब आप सबूत लेकर आना है तो आइए। तो उसी बीच चुनाव आयोग ने देखा है कि 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगा, तो उसी सप्ताह में फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि चुनाव कब होना है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके बाद निर्धारित हो जाएगा कि इन लोगों को अब इस एसआईआर की प्रक्रिया के साथ चलना है या फिर एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करते हुए चुनाव लड़ना है। तो इसलिए तैयारियां अलग अलग पार्टियों में चल रही है। अब महागठबंधन, जहां पर आपस में इस बात का विवाद है कि मुद्दे होना किसके पक्ष में चाहिए। अभी बिहार के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के नेता कंफ्यूज हैं राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। वो कहते हैं कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी तो उसके बाद बिहार में हश्र बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे का इंपैक्ट अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा। सब पार्टियां बेरोजगारी की बात कर रही है, सुशासन की बात कर रही है, कुशासन की बात कर रही है। नीतीश कुमार एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं और हम वोट चोरी का आरोप लगाते रहेंगे तो कौन हमारे पीछे चलेगा। तो इसी तरह ये राजद के नेता भी अब ये छोड़ चुके हैं वोट चोरी का मुद्दा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन के नेताओं के साथ समस्या ये है कि इन लोगों के, एक कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश काल आया हुआ है तो बुद्धि भी विपरीत हो गई और संयोग भी विपरीत हो गया। जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे से अभी तक बिहार उभर नहीं पाया, तेजस्वी यादव की रैलियों में वही मुद्दे फिर से उभर रहे हैं। पीएम मोदी से घृणा दिखाई पड़ रही है, तो इसका असर तो चुनाव में दिखाई पड़ेगा। इसलिए बिखरा हुआ महागठबंधन और तीसरे दर्जे का ये प्रशांत किशोर, जो कि किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि बिहार की राजनीति में स्थापित हों, उसके खिलाफ भी चुनाव आते आते ऐसे और आरोप फर्जीवाड़ा का लगेगा, जिसके कारण एनडीए जो आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और नीतीश कुमार अपना काम करते जा रहे हैं, लोगों के एक एक, बिहार के एक एक वर्गों की समस्या के लिए देख रहे हैं कि कौन से वर्ग को क्या जरूरत है। तो ऐसे में लगता तो है कि बिहार चुनाव का नतीजा चुनाव की घोषणा से पहले ही दिख रहा है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। पूरी दुनिया में मची उथल पुथल के बीच में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के दौरान होने वाली एक एक मीटिंग और मुलाकात काफी अहम होने जा रही है। हर देश कूटनीति के साथ बातचीत की तैयारी में है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। वो 27 सितंबर को सत्र की उच्च स्तरीय सभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं जेलेंस्की भी अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसका मकसद रूस के खिलाफ और अधिक सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना है। तो वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी महासभा
के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। हर एक मीटिंग काफी अहम है। साथ ही शहबाज शरीफ ने लंदन में मौजूद पाकिस्तानी लोगों के सामने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को तय करना चाहिए कि हम अमन से रहना चाहते हैं या झगड़ालू रहस्य की तरह। यानी सीधे सीधे उन्होंने पाकिस्तान के अपने अतीत पर सवाल उठाते हुए यह जताने की कोशिश की है कि जंग से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ है। सर, दुनिया भर में उथल पुथल मची है। इस बीच में यूएनजीए की बैठक कितना इंपॉर्टेंट है? ये बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है। ये पहले की तरह का बैठक नहीं है, क्योंकि अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए दुनिया के देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहा है। भारत अपनी ताकत दिखा रहा है और रूस झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बीच पूरी दुनिया अभी के समय में दिख रहा है कि जैसे एक समय ऐसा आया कि पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी रही। कोल्ड वॉर से पहले की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवों में बटी। एक तरफ अमेरिका कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दूसरी तरफ यूएसएसआर जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। यूएसएसआर की तरफ से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी चल रहे थे। किसका वर्चस्व दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के ऊपर होता है। लेकिन अचानक से अमेरिका वर्चस्व में आ गया और उसने यूएसएसआर का विभाजन करवा दिया। रूस अलग थलग पड़ गया, कई देश बन गए उससे, और उसके बाद रूस थोड़े समय के लिए डाउन हो गया। तो फिर ऐसा माना जाने लगा कि ये पूरे दुनिया जो है अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब एक ध्रुवीय व्यवस्था पैदा हो गई है। लेकिन अभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जा रही है। ध्रुव एक नहीं होगा, कई होगा, और उसमें अभी सबसे ताकतवर स्थिति जो पैदा हुई है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, तीसरी तरफ भारत और चीन। और ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज करने के लिए भारत भी खड़ा है, रूस भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है। तो कूटनीतिक प्रयास तो किए जाएंगे। यूरोप बीच में बैठकर देख रहा है कि हमको किसके तरफ जाना है, बैलेंस अप्रोच रख रहा। अमेरिका को भी सीधे तौर पर ना नहीं कहता और भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। तो इस समय जो अमेरिका में पूरी दुनिया के ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जुटेंगे, वो सब एक दूसरे के साथ कूटनीतिक संबंधों की चर्चा करेंगे। इसीलिए भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा गया है कि वो यूएनजीए में भी बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और कई देश के नेताओं के साथ मुलाकात कर भारत का पक्ष मजबूत करेंगे। इसीलिए वहां जाने से पहले शहबाज शरीफ डरा हुआ है। वो बता रहा है कि देखो भाई, पाकिस्तान के ऊपर तो टैग लग चुका है। ये ऐसा देश है जो डिस्ट्रक्टिव माइंड से चलता है, आतंकवाद को पोषित करता है, हिंसा का सहारा लेता है, हमला करता है, और इस देश के अंदर अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि पता नहीं चलता कि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या सेना अध्यक्ष है। तो ऐसे में वो उस अतीत वाले समय से वर्तमान की तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं कि दुनिया में ये मैसेज दे दें कि नहीं नहीं, पाकिस्तान बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का चरित्र न बदलेगा और न दुनिया में इसकी स्थिति मजबूत होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।